गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया था। देयर वर सम क्वेश्चंस इन मूल कॉन्सेप्ट। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि हैव यू ट्राइड दोज क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कल एज अ होमवर्क लिया था। इज दिस ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ओके, सो कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया है, कुछ लोगों ने ट्राई किया था। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों के पास है, so we didn't get much time, I know, and I can understand. So what I'm going to do is ki we are going to discuss those questions in the next class, next week class. जो next week का जो class होगा उसमें discuss कर लेंगे, ठीक है? I'm suggesting कि we should start with the gaseous state and we should move on with the gaseous state, और इसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें आप मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस ट्राई करना, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसको भी पढ़ना है, ठीक है? सो I would like to say one thing कि we are not preparing for our phase test examination, but that is one of the important steps towards the last end examination. हम जिसके लिए prepare कर ले हम वही prepare कर रहे हैं, ठीक है? So we are preparing for JEE mains and JEE advanced, so that is what we are going to do. ऐसा नहीं है कि हमारा जो फेस टेस्ट में ये चैप्टर नहीं आएगा तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू वन थिंग कि क्लास में एटलीस्ट बी अटेंटिव. अगर आप इसके क्वेश्चंस घर में सॉल्व नहीं भी कर रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन हाँ ऐसा करना है कि वीकली एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार खोल करके देखना है कि गैस स्टेट में क्या है, क्या चल रहा है. समझने की कोशिश आप क्लास में करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, नया चैप्टर है, ठीक है? तो फेस टेस्ट में आपका मूल कॉन्सेप्ट तक आएगा. So that is what I was talking about कि मूल कॉन्सेप्ट तक फेस टेस्ट में आएगा, राइट? वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द फेस टेस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द JEE मेंस एंड JEE एडवांस. Okay, so we'll go on with the topics that is there in the phase 1 but it could not be completed because of certain reasons. जो reasons है वो आपको भी पता है, but the thing is कि we should let's start with the gaseous state first of all. So हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था क्लास 9th में बिटवीन गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड, एंड वी नो ओके हाउ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर देयर. सो गैसेस में जो है सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, लिक्विड में थोड़ा बेटर होगा एंड सॉलिड में और ज़्यादा बेटर होगा. दैट्स वाई सॉलिड जो है कॉम्पैक्ट है, डेफिनेट शेप है. लिक्विड भी जो है डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है? जो भी है वो आपका कंटेनर में डाला है उस कंटेनर का शेप ले लेता है. सिमिलरली गैसेस का भी डेफिनेट शेप नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है. इन सॉलिड्स में जो है आपके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में रहेंगे, ठीक है? दे विल बी इन कॉन्टैक्ट, और उसमें वाइब्रेशंस नहीं होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ठीक है? लिक्विड में थोड़े दूर दूर रहेंगे, उसमें थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड गैसेस में दे विल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल हैव काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल बी कॉन्स्टेंटली मूविंग इन वन place to from one place to another. ठीक है? So that basic knowledge is with us, और हम लोगों ने इसको जो है थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा था. Now थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ द स्टेट्स, और ये इक्वेशन ऑफ द स्टेट्स इज यूज्ड टू डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ गिवन स्पीसी, ठीक है? जो भी हमारे पास फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, and then both sides tend condensate, and we have one another प्लाज्मा, राइट? सो ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर्स है हमारे पास, एंड दीज 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग जो है एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहते हैं. वी वांट टू हैव अ मैथमेटिकल मॉडल सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है? सो टू डिफाइन दोज equation of states we need certain parameters in the mathematical equations, और वो parameters जो है हम लोग गैसेस के लिए जो डिफाइन करते हैं वो पहला है इसका वॉल्यूम, ठीक है? सो वी नो कि गैसेस जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा. अगर मान लो कि मैं एक अपने कमरे में किसी कॉर्नर पे जा कर के जो है एक परफ्यूम जा कर के छिड़क दूं, तो दैट स्मेल कैन बी स्प्रेड अराउंड द होल room, right? So we can say कि the volume of the gas is actually the volume of the container, right? So जैसे आपका 14.2 किलोग्राम का जो LPG का गैस सिलेंडर है उसको आपने मान लो कि खोल दिया अपने कमरे में,
तो वो निकल करके पूरा कमरा भर देगा, राइट. सो इट डज नॉट मीन दैट द वॉल्यूम इज और द वॉल्यूम ऑफ दैट एलपीजी गैस इन द सिलेंडर इज ओनली दैट. इट कैन हैव डिफरेंट वॉल्यूम डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको किस कंटेनर में रख रहे हो. ठीक है. सो वी हैव लाइक कि ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा. नॉर्मली हम इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 1 लीटर इज 1000 ml, 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, और आपका जो 1 मीटर क्यूब होगा वो 1000 लीटर होगा, राइट. ऐसे भी हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो ये बेसिकली एक आपका कन्वर्जन यूनिट्स है जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, या फिर क्वेश्चंस में हम लोग वेरियस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं. फिर देयर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. फिर नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो प्रेशर है. प्रेशर को हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में ऐसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. एंड वी टॉक अबाउट द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो है ये अगर सरफेस है और इस सरफेस में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग काउंट करेंगे. दैट इज गोइंग टू गिव अस प्रेशर. ठीक है. सो द फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर मान लो कि आपका जो सरफेस है वो थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है, और इस पे अगर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, सो नाउ वी हम लोग जो है वो इस एरिया को नहीं लेंगे, ये जो एरिया है. ठीक है. हम लोग या तो फोर्स का एक कंपोनेंट निकाल लेंगे इसके परपेंडिकुलर, वो हमारा हो जाएगा. ठीक है. तो इस एक्सिस के अलावा हम लोगों को एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इस फोर्स का, तभी हम लोग जाकर के प्रेशर जो है वो निकाल सकते हैं. ठीक है. इस एक्सिस पे तो जो भी कंपोनेंट आएगा आपका इस एक्सिस के अलावा, दैट विल बी योर परपेंडिकुलर फोर्स, और उसके हिसाब से जो है हम लोग प्रेशर डिफाइन करें. ठीक है. सो द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड प्रेशर इज मेजर्ड बाय टू मेजरिंग डिवाइस, बैरोमीटर और मैनोमीटर. दीज आर मेजरिंग डिवाइस. तो जैसे बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर में जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर लिया हम लोगों ने, इस कंटेनर में मरकरी फिल कर दिया है. ठीक है. और एक इन्वर्टेड जो ग्लास ट्यूब आता है, ठीक है, उस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब में से पहले तो हवा निकाल लिया सारा का सारा, तो यहाँ पे जो है आपका वो वैक्यूम है. ठीक है. देयर इज नो एयर प्रेजेंट इनसाइड इट. ओके. तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इसको उल्टा करके रख दोगे मरकरी के बीकर में, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि स्लोली द मरकरी राइजेस अप, और ये ऊपर चढ़ते चढ़ते एक हाइट तक आकर के रुक जाता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे आगे भी जाके फिजिक्स में, तो जब भी एक कंटिन्यूअस फ्लूइड होता है, कंटिन्यूअस फ्लूइड कहने का मेरा मतलब है कि उस फ्लूइड में जो है आपका एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, राइट. डेंसिटी चेंज होगा, दैट इज नॉट एन इशू, बट द थिंग इज कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉर्मिटी इन दैट लिक्विड. डिफॉर्मिटी का मेरा कहने का मतलब है इम्प्यूरिटीज नहीं होनी चाहिए बीच में एयर बबल नहीं होना चाहिए. तो अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस फ्लूइड है, तो उस कंटिन्यूअस फ्लूइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्रॉस प्रेशर जो है वो ईच पॉइंट पे सेम होगा. ठीक है. दैट इज व्हाट इज स्टेटेड इन द फ्लूइड मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट, राइट. तो अगर मान लो कि ये इस पॉइंट पे एंड कर रहा है हमारा जो ये ट्यूब है, ठीक है, तो बिल्कुल ट्यूब के एंड पॉइंट पे जो इन्वर्टेड ट्यूब है ये वाला,
ग्लास ट्यूब, उसके एंड पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस लाइन पे ना प्रेशर एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी इक्वल, सेम रहेगा, ठीक है। सो सिमिलरली यहां का अगर हम प्रेशर ले लें इस पॉइंट का, तो ये भी सेम रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पे मैं 2 पॉइंट उठा लेता हूं इस ब्लैक वाले लेवल पे, एक पॉइंट उठा लेते हैं ये, और एक पॉइंट उठा लेते हैं ये वाला, इसको मान लो x कह दिया और इसको कह दिया y, ठीक है। सो इट मीन्स दैट द प्रेशर ऑफ x should be equals to pressure at y. Pressure at y is atmospheric pressure, इसको PATM से लिख रहे हैं, it is atmospheric pressure, और P at x कितना आ जाएगा, फोर्स बाई एरिया। तो ये फोर्स किसका लग रहा है उस पॉइंट पे, तो फोर्स इसको में लग रहा है मास की वजह से, राइट। ये फोर्स इसमें लग रहा है मास की वजह से, इस पूरे यूनिट का मास, ये इसमें जितना मास होगा, ठीक है, मरकरी का बेसिकली इस पॉइंट तक जितना मास होगा उसके बारे में बात करें, तो इसका कितना मास होना चाहिए, इसका अगर मैं मास निकालूं तो ये मास आ जाएगा इसके डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म्स में, which is density of mercury, हम लोग इसमें मरकरी ले रहे हैं, राइट। तो दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मान लेते हैं A है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट, अच्छा, ठीक है। तो मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो यहाँ पर जो एरिया होगा ना ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये होगा एरिया A, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है, देखो ये हमारा मास आ गया, विच इज मास इज रो A इंटू एच, रो A इंटू एच इंटू जी, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बोलना। इसके बाद ये रो ए एच इंटू जी किया डिवाइड बाई ए किया, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो प्रेशर एट दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया था हम लोगों ने, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला। तो प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट शुड बी सेम, ठीक है। ये सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए टी एम इज इक्वल्स टू रो एच जी, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। पी ए टी एम इज इक्वल्स टू रो एच जी, और जहां पे रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ द मर्करी, H is representing the height
ठीक है, हाइट वो भी कहाँ से, जो एकदम टॉप पॉइंट है या टॉप सरफेस लेयर है मरकरी का, वहां से हाइट, जहां तक ये जाकर के रुक जाएगा। एंड g इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सबका वैल्यू है विच इज कांस्टेंट, क्योंकि आप मरकरी लोगे तो उसका तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा ना, कहीं भी जाएंगे तो। ठीक है, तो इसका डेंसिटी जो लिया जाता है वो 13.6 ग्राम पर ml लिया जाता है। और हाइट इसका जो देखा गया बैरोमीटर में, इट केम आउट टू बी 760 mm ऑफ Hg। Hg के लिए, फॉर Hg के लिए 760 mm आया। कोई और लिक्विड लेते ना तो वो दूसरा आता, क्योंकि ये वैल्यू दूसरा हो जाता है ना। PATM तो आपका सेम है हर जगह, ठीक है, लेकिन आपका रो और H चेंज हो जाएगा। तो इस रो पे ये H आ रहा है, अगर रो चेंज करेंगे तो H भी चेंज हो जाएगा। और G हम लोग ले रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ कन्वर्जन यूनिट्स देखते हैं। ये समझ में आया सबको जो हम लोगों ने किया है? ठीक है, चलो। सो कुछ कन्वर्जन यूनिट्स देखते हैं। कन्वर्जन यूनिट्स क्या क्या है? 1 ATM होता है आपका 760 mmHg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 ऑफ Hg। 1 ATM को हम लोग 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसका कन्वर्जन यूनिट। 1 बार कितना होता है? 1 बार इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 बार और ATM में जो हमारा रिलेशन आया वो 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987 ATM आया। ठीक है, ये इसका कन्वर्जन यूनिट है। ATM इज वन ऑफ द यूनिट। नॉर्मली हम लोग ऐसा यूनिट इसका जो लेते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, जो इसका यूनिट केजी पर मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, और आइदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर हम लोग रिलेट कर पाए ATM और बार से, तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे और कुछ एक और टर्म है, है 1 torr। 1 torr is equals to 1 ATM equals to 1 torr। एक सेकेंड रुक जाओ, कन्वर्जन यूनिट ये बहुत ही कम यूज होता है, इसीलिए जो है थोड़ा मुझे भी डिफिकल्टी आती है कभी कभी इसको याद रखने में। सो 1 ATM इज, हाँ ठीक है, 1 ATM इज 760 torr। 760 torr ये यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 torr इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ H। तो टॉर में भी लिख सकते हैं इसको, या फिर mmHg में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिखा जा सकता है आपका जो प्रेशर टर्म है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जैसे मैनोमीटर, दूसरा हमारा मैनोमीटर कैसे होता है? मैनोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, इन्वर्टेड यूट्यूब की तरह, है ना। इंटरनेट वाला यूट्यूब नहीं, यूट्यूब, यू शेप का ट्यूब, दैट इज यूट्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स रखते हैं, जो कि बॉक्स मतलब यहाँ पे कंटेनर होता है, और ये कंटेनर में जो है गैस प्रेजेंट होता है, और इसको एक इन्वर्टेड यूट्यूब से कनेक्ट किया जाता है। और इस इन्वर्टेड यूट्यूब में कोई लिक्विड होता है, नॉर्मली लिक्विड जो है मरकरी रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मरकरी थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए लोग जो है वो काफ़ी दूसरे दूसरे लिक्विड जो है वो रखते हैं इसमें। ठीक है, बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट कि हम लोग यहाँ पे भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हम लोग ये बोल सकते हैं कि द प्रेशर अलोंग दिस लाइन, ठीक है, जो एकदम टॉप मोस्ट लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, द प्रेशर अलोंग दिस लाइन इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि द प्रेशर एट पॉइंट X, the pressure at point X should be equals to the pressure at point Y।
So pressure at point x is equals to pressure at point y, ठीक है ना. So pressure at point x कितना लगेगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो बाद में पता नहीं मुझे ही गाली दोगे, कहाँ कहीं कहीं भी लिख देते हैं. हाँ सिर्फ तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं नहीं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, मतलब फिजिक्स में बताएंगे आपको, अगर चाहते हो जाना कि तो जा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. ठीक है. सो ये तो आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, ये लेना जरूरी है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो Px is equals to Py होगा. Pressure at point X is nothing but that is the pressure of the gas, the pressure which the gas is applying. Okay. तो यहाँ से गैस आएगा 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 और यहाँ पे आके प्रेशराइज करेगा, प्रेशर डालेगा इसको. So this is P of gas. Y की अगर कहानी देखें तो Y में कौन कौन सा प्रेशर आ रहा है, ये यहाँ पे अपने ओपन लिया हुआ है. ठीक है, ये ओपन है, ओपन एंड. तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसका प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ इस पॉइंट तक PATM लग रहा होगा, नहीं PATM. और Y का अगर प्रेशर निकालना है तो प्रेशर एट Y ये हो जाएगा हमारा PATM प्लस रो GH. बोलो, कोई डाउट है तो बताओ. तो जैसे ऊपर वाले केस में हम लोग देख रहे थे ना कि क्योंकि यहाँ पे ये कोई एक वैक्यूम था तो यहाँ कोई गैस नहीं था, इसीलिए जो ये यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे जब हम लोगों ने प्रेशर लिखा, इस पॉइंट पे जब हम लोगों ने प्रेशर लिखा तो इस पॉइंट पे प्रेशर लिखने के बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, रो GH लिख रहे हैं, राइट. डायरेक्टली हम लोग रो GH लिख रहे हैं. तो प्रेशर और हाइट का कोई एक रिलेशन है. ठीक है, वो रिलेशन क्या है, वो यही रिलेशन है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू रो GH. ओके, तो अब हम लोग प्रेशर या फिर हाइट से, प्रेशर की जगह हाइट से हम लोग डायरेक्टली खेल सकते हैं. तो अगर कहीं प्रेशर लिखा है तो आप उसको डायरेक्टली हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर मान लो 1 ATM लिखा है तो दैट विल बी 76 सेंटीमीटर. अगर मान लो हाफ ATM लिखा है तो दैट इज 38 सेंटीमीटर, राइट. उस हिसाब से डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है. सो प्रेशर एट पॉइंट Y आ गया आपका Py इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो GH. तो यहीं से ये इक्वेशन आया है हमारे पास कि प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल्स टू PATM प्लस रो GH. ठीक है, तो ये हमारा मैनोमीटर जो ट्यूब है वो मैनोमीटर ट्यूब दे देगा. हमारे पास रो जो है नॉर्मली दिया हुआ होगा या फिर अदरवाइज अगर मरकरी दिया हुआ है तो वी नो 13.6 होगा. हाइट जो है वो डेफिनेटली निकालना होगा, या फिर अगर दिया होगा तो फिर आपको प्रेशर ऑफ द गैस निकालना होगा. जैसे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए मैं करता हूँ. ठीक है, कैसे करते हैं वो देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं, मैनोमीटर में किसी को डाउट है तो बताओ. ओके, नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि अ 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाय कॉलम ऑफ HG 8 सेंटीमीटर लॉन्ग is in capillary tube horizontally fixed as shown below at 1 ATM. ये 1 ATM की कहानी चल रही है यहाँ पे. तो 10 सेंटीमीटर का है यहाँ पे और ये 8 सेंटीमीटर का है. ठीक, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज फिक्स्ड एट सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर हम लोग छेड़ नहीं रहे, वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है.
हम लोगों को लेंथ ऑफ एयर कॉलम का निकालना है। हम लोग इसमें नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में ये अज्यूम करते हैं जो मरकरी का जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारा थर्मोमीटर है वो देखो ये इसी पे काम करता है। मरकरी को आप हीट करोगे तो वो एक्सपैंड करेगा, तो नॉर्मली वो एक्सपैंड करता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा जो ये मरकरी वाला पार्ट है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर रहेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। एयर कॉलम का लेंथ फाइंड करना है। First, when it is vertical with open end up, vertical with open end up. ठीक है, देखते हैं यार ये किसका क्वेश्चन है। हाँ, ये ओपन एंड अप। ये इससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कैलकुलेट द लेंथ नहीं निकालते हैं, कैलकुलेट प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर निकलेगा, लेंथ नहीं निकलेगा। अभी के लिए लेंथ नहीं निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं वापस इसी क्वेश्चन में आऊंगा जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर at end of the mercury line। एंड ऑफ द मर्करी लाइन का मतलब है कि जो भी एंड होगा उससे निकालेंगे। तो जैसे मान लो कि ये मर्करी यहाँ तक है, तो हमें प्रेशर जो है वो यहाँ तक निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट। और ये 8 सेंटीमीटर का है, राइट। तो मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ वर्टिकल विथ ओपन एंड अप, राइट। तो मैं इस पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे निकालूंगा। प्रेशर एट एक्स इज इक्वल टू पी एटीएम। पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, प्लस रो जी एच। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर को, जैसे मैंने बोला, आप डायरेक्टली हाइट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो पी एटीएम कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर। यहाँ मरकरी यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मरकरी का हाइट हम लोग ऐड कर सकते हैं। 76 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर एच जी। ये प्रेशर एट एक्स है, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग वर्टिकली विथ ओपन एंड डाउन, वर्टिकली विथ ओपन एंड डाउन बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा कर्व बना होगा या ड्राइंग कुछ ऐसा बना है। ये 8 सेंटीमीटर का होगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर एट दिस पॉइंट x। देखो आप निकाल करके क्या है, 68 सेंटीमीटर ना। और दूसरों को भी टाइम देते हैं, आप थर्ड वाला निकाल के देखो तो। पहले वाला फिर से बताना है।
बताता हूँ मैं, लास्ट वाला रुक जाओ, पहले फर्स्ट वाले का डाउट क्लियर। फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया? एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में दोबारा भी बता सकता हूँ। कैन यू राइट दैट ऑन चैट? आपका आवाज बहुत कट रहा है, बोलो, लिखो यार, कुछ लिखो जल्दी। हाँ, बहुत हो गया। सो ठीक है, देखते हैं रितम। नहीं, मुझे नहीं लगता सी का तो ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। मैंने बोला था क्रॉस सेक्शनल लेना है हमको। सी का मुझे भी याद नहीं है यार, मुझे भी देखना पड़ेगा आंसर क्या है। देखो देखो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ साथ में। वही है, सही है। ए वाले में किसी को डाउट है तो बताओ, ए वाला कोई बोल रहा था डाउट है। नहीं, समृद्धा आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। इफ यू हैव एनी डाउट डू राइट मी ऑन चैट। ठीक है, चलो सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास यहाँ पे प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पे प्रेशर पी एटीएम होगा, है ना। ओके समृद्धा, I'll come back to the point, first डाउट। सेकंड वाला भी देखते हैं एक बार, सेकंड वाला भी देखो, समझो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेकंड वाले में भाई हमारे पास कुछ ऐसा है, ये। तो इस पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर, पॉइंट ये वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा हमारे पास पी एटीएम। ठीक है, और फिर हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ऊपर जाना है, तो यहाँ पे पॉइंट एक्स पे, तो P एट एक्स ये हो जाएगा पी एटीएम माइनस रो जी एच। इसको हम लोग डायरेक्टली 76 माइनस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पॉइंट में डाउट है तो फिर सेकंड वाला डेफिनेटली जो है वो आपको नहीं समझ में आया होगा। तो फर्स्ट वाले में देख लो, फर्स्ट वाले में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मैं जो है प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ प्रेशर क्या होगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए पी एटीएम प्लस रो जी एच। एक तो इस पॉइंट तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और उसके बाद जो प्रेशर लगेगा वो इसके मास की वजह से लगेगा ना समृद्धा। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टॉप पॉइंट तक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस पॉइंट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जहां तक मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इस पॉइंट तक, अब इसके पास जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर किसकी वजह से होगा, मास की वजह से होगा ना। किसके मास की वजह से, मरकरी की मास की वजह से। तो मरकरी का मास कितना हो जाएगा, रोज एम जी बाई ए। तो एम जी बाई ए तो हम लोगों ने निकाला था रो जी एच, प्रेशर इज रो जी एच, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। ये देखो, प्रेशर इज रो जी एच, बैरोमेट्रिक प्रेशर। यहाँ पे भी तो हम वही कर रहे हैं ना, वही चीज कर रहे हैं। ये देखो,
ठीक है समृद्धा, कुछ समझ में आ रहा है? वही तो मैं कह रहा हूं कि आप प्रेशर और हाइट को कन्वर्ट कर सकते हो ना, इंटर कन्वर्जेबल तो है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना सेंटीमीटर होता है? मैं रोजीएच का वैल्यू नहीं बोल रहा, रोजीएच इज नॉट 8। I am just converting the unit of the pressure in terms of the height of the mercury. That's it. बोलो समृद्धा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एटलीस्ट गिव मी अ साइन कि नहीं भी आ रहा हो तो तब भी बताओ फिर, और आ भी रहा हो तो दैट विल बी वेरी गुड। अभी भी नहीं आ रहा है? चलो, क्या पार्ट नहीं आ रहा? मैंने प्रेशर को हाइट में कैसे लिखा वो पार्ट नहीं आ रहा है, या फिर ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला इक्वेशन? हाँ, अच्छा, तो फिर से मतलब बैरोमीटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो बैरोमीटर का देखते हैं। ठीक है, बैरोमीटर में मैंने बोला था कि हम लोगों ने ये देखा था कि एक लाइन, अगर हम लोग कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम होगा, गिवन द फैक्ट कि ये कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड होना चाहिए। तो मैं एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है? इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे हर एक पॉइंट, इस टॉप मोस्ट लाइन में हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, इधर ले लो, यहाँ पे ले लो, कोई भी पॉइंट, ठीक है? सो ये भी ट्रू है उसके लिए। नाउ इस पॉइंट को मैंने बोल दिया दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज वाई, ठीक है? तो प्रेशर एट एक्स कितना होगा? फोर्स बाई एरिया, क्योंकि वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है, वो तो बंद है ट्यूब के अंदर, है कि नहीं? बोलो, ट्यूब के अंदर क्लोज है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? F बाई ए लगाना पड़ेगा। तो इसमें फोर्स कितना आ रहा है वो देखना है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इस शेडेड रीजन में जितना भी मरकरी है उसका मास निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? जो कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। फोर्स इज mg डिवाइडेड बाई ए। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा हो वो तो mg का फोर्स लग रहा होगा ना? बोलो, मानते हो? है ना? तो वो mg लिख लिया हमने। अब मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर डेंसिटी होता है आपका मास इनटू वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू हाइट, क्योंकि ये तो सिलेंड्रिकल है ना, ये हम लोग ने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, हालांकि ये सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना लिखते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ, वॉल्यूम को मैंने एरिया इनटू हाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास मास आ गया,
तो मास की जगह मैंने क्या लिखा, mg की जगह, m की जगह लिखूंगा रो ए एच जी डिवाइडेड बाई ए, फोर्स बाई एरिया कर रहे हैं, तो यहां से नहीं आ गया प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो कोई, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी पॉइंट पे आपको अगर हाइट पता होगा तो आप यू कैन राइट इट डाउन इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर और रो जी एच। ठीक है, अगर आपको बस द कंडीशन इज कि आपको हाइट पता होना चाहिए, दैट्स इट, कोई भी लिक्विड हो तो। ठीक है ना, इतना तक अगर सबको क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बताओ, ये पॉइंट तक क्लियर है कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच आ रहा है? ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है, वेरी बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम लोगों ने बैरोमीटर में क्या है ना, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बैरोमीटर में जब मरकरी रखा गया तो मरकरी का जो हाइट आया था ना, वो हाइट था 76 सेंटीमीटर। तो जो भी हमने प्रेशर निकाला था इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, अगर इसको x बोल रहे हैं और इसको y बोल रहे हैं, तो प्रेशर एट x इज इक्वल्स टू रो जी एच अभी निकाला था हम लोगों ने। प्रेशर एट y कितना है, पी एटीएम, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब है कि पी एटीएम इज इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि दोनों प्रेशर सेम होगा, प्रेशर एट x इक्वल्स टू प्रेशर एट y, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड पे सेम होता है। ठीक है, तो ये जो हाइट आया था ना, ये हाइट एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ये कहीं से आया नहीं है। ठीक है, और अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो कैलकुलेशन जो आया था वही रिजल्ट भी वही आया आपका एक्सपेरिमेंट से। तो जब भी आप यहाँ पे रो का वैल्यू रखोगे, विच इज मरकरी का रो विच इज 13.6, जी का वैल्यू रखोगे तो एच का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास 76 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो रो जी एच में जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हमारे लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म है, और हमारे लिए डेंसिटी भी कांस्टेंट टर्म है। हम लोग ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि लिक्विड भी चेंज कर रहे हैं हर एक्सपेरिमेंट में, हमारे पास तो लिक्विड भी सेम है ना, हम तो मरकरी ही ले रहे हैं हर केस में। तो हमारे लिए, हमारे पास इस इक्वेशन में पी ए टी एम इज इक्वल्स टू रो जी एच में रो और जी कांस्टेंट है, they are not going to change until unless we change either gravitational acceleration or we move into other planet, or otherwise we change the liquid, until unless ये constant terms हैं। ठीक है, सो हम लोग प्रेशर को हाइट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना कि 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इसी इक्वेशन से बोल सकते हैं। तो दैट इज व्हाई आई कैन चेंज द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, तो रो एच जी का वैल्यू 76 नहीं है, एच का वैल्यू 76 है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमनली, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगा कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी। आप डायरेक्टली 76 सेंटीमीटर एच जी बोल सकते हैं किसी को, है ना, प्रेशर के टर्म में। दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स, इट इज समथिंग लाइक कि मुझे 1 दर्जन चाहिए। ठीक है, एक 1 डजन बनाना, ऐसा थोड़ी बोलता है कोई 2 किलो बनाना चाहिए, अगर बोलेगा तो उसको भी 2 किलो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 डजन, that is a different unit, 1 kilogram is a different unit. Similarly pressure का atm is a different unit and centimeter is also a different unit. अगर कोई बोलेगा कि 76 mm hg है, या तो समझ में आ जाएगा सबको कि हाँ 1 atm है। अगर कोई बोल रहा है कि भाई 38 सेंटीमीटर एच है, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाफ एटीएम है, 0.5 एटीएम। ठीक है, तो दे आर सेल्फ अंडरस्टैंडेबल विद वन अदर बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल। हम लोग पी इज इक्वल टू रो जी एच कर रहे हैं, तो वहां से हमारे पास जो एच आ रहा है वो दैट इज 76 सेंटीमीटर राइट ऑफ एच जी। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, एच जी के लिए, बस मरकरी के लिए हो सकता है 76 सेंटीमीटर। अगर कुछ और डाल दिया, मान लो पानी डाल दिया, तो दूसरा होगा हाइट। ठीक है, ठीक है, कोई और लिक्विड डाल दिया, मान लो ब्रोमीन डाल दिया मान लो, ठीक है, तो ब्रोमीन के लिए कुछ और हो जाएगा हाइट। ठीक है, कोई और लिक्विड, मान लो कोई ईथर डाल दिया या अल्कोहल डाल दिया, तो कुछ कोई कोई और जो है, कोई और लिक्विड में कोई और हाइट आएगा। लेकिन मरकरी के लिए दिस हाइट इज कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर देखो, जैसे
अगर हम लोगों को इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है ना, तो इस पॉइंट का प्रेशर हम लोगों ने कैसे निकाला था? इस पॉइंट का प्रेशर हम लोगों ने निकाला था P at point X was rho GH। ठीक है, एक और तरीका भी तो है कि हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि प्रेशर एट दिस पॉइंट निकाल लें और इससे ये हाइट माइनस कर दें। लेट्स कॉल इट A, हाइट A। तो हम लोग तो ये लिख सकते हैं कि भाई प्रेशर एट X is equal to P ATM plus rho GA माइनस रो GA। चलो यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा वैसे, मतलब बट द थिंग इज कि हम लोग जो है यहाँ से डायरेक्टली प्रेशर निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से भी यहाँ से मूव किया और यहाँ पे वापस जा सकते हैं हम लोग। तो जब भी हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट आउट, जो कि पार्ट सेकंड हमारा बता रहा है। तो पहले तो पार्ट वन बता लेते हैं। पार्ट वन में क्या कर रहे थे हम लोग? पार्ट वन में हम लोग देख रहे थे कि ये ट्यूब है और ये यहाँ से आपका 8 सेंटीमीटर है। एक्स पॉइंट पे हम लोगों को जो है वो प्रेशर निकालना है एट पॉइंट एक्स। तो एक्स पे प्रेशर के लिए क्या क्या ले सकते हैं? ये PATM आ रहा है, तो प्रेशर एट एक्स इज इक्वल टू PATM प्लस रो GH। PATM होता है 76 mmHg, 76 सेंटीमीटर Hg। और यहाँ पे भी मरकरी यूज हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कोई और लिक्विड यूज हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ डायरेक्टली 8 बोल सकते हैं। तो दैट इज 84 सेंटीमीटर Hg। अब क्लियर है? वन क्वेश्चन नंबर बताओ समृद्धा। हम्म वो भी ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, बिल्कुल। नहीं, एक्स में सब्ट्रैक्ट करने की फिर जरूरत नहीं है, वो पी एट एक्स विल बी प्रेशर ऑफ द गैस। अगर अंदर गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो दैट विल बी द प्रेशर ऑफ एयर, क्योंकि वो नीचे से ही उतना ही प्रेशर लगा रहा होगा ना। इधर से भी उतना ही प्रेशर लग रहा है और इधर से भी, यहाँ से भी इतना ही प्रेशर लग रहा है, तभी तो जा करके ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जाकर ठहरेगा, है ना। मरकरी का जो लेवल है जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, अब वो उसके नीचे नहीं आ सकता। इट इज समथिंग लाइक कि पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जैसा है ना। आप जितना ज्यादा इसमें मरकरी भरते जाओगे वो उतना ज्यादा नीचे दबता जाएगा, राइट। सो सेकेंड पार्ट वाला देखते हैं, इसमें कैसे होगा सेकेंड वाला। सेकेंड में वर्टिकली विथ ओपन एंड डाउन है। अगर ओपन एंड डाउन है तो ये कुछ ऐसा होगा ट्यूब, और यहाँ पे मरकरी है। एट सेंटीमीटर, राइट। हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट एक्स में प्रेशर निकालना है, पॉइंट एक्स। ठीक है, और नीचे से जो है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, PAT। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा एक अल्टरनेट वे में जाता हूँ। मैं निकालता हूँ प्रेशर एट y एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि एकदम बॉटम पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। प्रेशर एट y। सो
प्रेशर एट वाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर एट एक्स प्लस रो जी एच। बोलो अब सही है कि नहीं? ठीक है, विच इज नथिंग बट प्रेशर एट वाई इज नथिंग बट दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट? क्लियर है तो बताओ, वाई पे एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इसका मतलब कि P एट एक्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा P एटीएम माइनस रो जी एच, ठीक है। इसका क्या मतलब है, P एटीएम हो गया आपका 76 सेंटीमीटर एच जी, और रो एच जी में 8 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 76 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 68 सेंटीमीटर एच जी का। क्लियर है तो बताओ। ओके, नेक्स्ट वाले देखते हैं। वी हैव 45 डिग्री पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ ओपन एंड अप। ओके, तो 45 डिग्री पे रखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे मरकरी है। एट सेंटीमीटर, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, हमें अब प्रेशर एट पॉइंट एक्स निकालना है, दिस इज एक्स। ठीक है, सो देखो प्रेशर तो जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों के बॉडी के नीचे या फिर पैरों में कम लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अप्लाइज इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन इक्वली, है ना? तो आप कैसे भी रख लो, आपका जो प्रेशर लगने वाला है ऊपर से वो तो यही लगने वाला है भाई, यहाँ से डायरेक्टली परपेंडिकुलर एकदम लगेगा इस क्रॉस सेक्शन पे। सो दैट इज पी एटीएम। ठीक है, राइट। और अब अगर हम बात करें कि भाई जो मरकरी है उसका मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, जरा देखो। mg तो लेकिन नीचे जा रहा है कि नहीं? और जब हम x पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे तो x पर तो हमें परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेना पड़ेगा ना, तो P एट x ये हो जाएगा P एटीएम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस रो जी एच परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला एच जो है वो निकालना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर वाला एच कितना है, कितना आएगा वो परपेंडिकुलर एच बताओ? 8/√2 ना, राइट। यहाँ से ये भी 45 आ जाएगा, तो 8 कॉस 45, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 76 प्लस 8/√2 या फिर 4√2, 8/√2। कोई डाउट है तो बताओ। समन्वय, समन्यु बोलो, कोई डाउट है तो।
रोजी एच एच नहीं हुआ यार, रोजी एच ही है। बस मैं प्रेशर की जगह हाइट लिख रहा हूँ, दैट्स इट। ये सेंटीमीटर में ही लिख रहे हैं। आपको अगर लिखने का मन है कि भाई मेरे को न्यूटन पर मीटर में लिखना है तो लिखो, मैं हाइट में लिखूंगा, एच जी के हाइट में, है ना। बस यूनिट का डिफरेंस है, मैं कुछ और यूनिट में लिख रहा हूँ, आप कुछ और यूनिट में लिख रहा हूँ, दोनों सेम है। आपको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है तो आप लिखो, कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। रो का वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू पुट करो, एच का वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। नहीं, वो समझने वाली बात है नहीं इसमें, यू विल हैव टू डाइजेस्ट इट आउट। ठीक है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, दैट इज द थिंग। आपको समझ में तो आ रहा है, बट द थिंग इज कि जैसे मान लो कि मैं दुकान में गया, कोई बोलता है कि भाई मुझे 2 किलोग्राम जो है चावल चाहिए, और कोई बोलता है मुझे 2,000 ग्राम चावल चाहिए, तो दोनों, बोथ द थिंग्स आर द सेम थिंग, राइट, बट द यूनिट आर डिफरेंट। एक कोई ग्राम में बोल रहा है और एक कोई किलोग्राम में बोल रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना, चलो। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो कोई दूसरे बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ एक बार कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो आपका बॉयल्स का ही है, चलो इसको भी रहने देते हैं, बाद में आते हैं इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पॉइंट 3, जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो पैरामीटर्स, इसको टेम्परेचर ले रहे हैं। टेम्परेचर में वी यूज केल्विन एज एन एब्सोल्यूट स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप केमिस्ट्री में जब भी टेम्परेचर लोगे तो यू विल टेक इट इन केल्विन, ठीक है, आप किसी और यूनिट में नहीं लोगे। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273.15 आप ऐड कर दीजिए, वो आपका जो है केल्विन स्केल में आ जाएगा। कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप 0.15 नेगलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली 273 ऐड कर सकते हो। ऐसा यूनिट भी जो है टेम्परेचर का वो केल्विन है, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपका ये जो है रिलेशन है, तो ये कन्वर्जन का जस्ट रिलेशन, वी कैन यूज इट in different questions. Then the next parameter is the amount of the gas, which is known as the mole of the gas. So we know how to convert the moles. अभी अभी खत्म किया है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ग्राफ्स। इस ग्राफ को देखने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम लोग अभी ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा नीचे जा करके। तो जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एम एक्स का कर्व है ना, तो ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस है, और ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो होगा, तो ये 0,0 ओरिजिन यही है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग स्लोप देखेंगे विच इज डिफाइंड एज tan थीटा, दैट इज m। ये कर्व हम लोगों ने देखा है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम लोगों ने एक कर्व देखा था। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता है तो y एक्सिस x एक्सिस, x इक्वल्स टू जीरो पे y इक्वल्स टू सी होगा, तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दिस इज सी, है ना, और स्लोप तो हमारा m है विच इज tan थीटा, थीटा इज दिस एंगल। अगर वही इक्वेशन में अगर हम लोग देखें कि y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स ले लें, तो y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स में आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप आएगा, दैट्स व्हाई दिस स्लोप इज माइनस m, ठीक है। जब भी हम लोग एंगल लेते हैं तो ये एंगल हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं ताकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, ठीक है। आप अगर नीचे वाले का एंगल देखोगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग देखें तो ना, ये एंगल है, इसलिए tan थीटा जो है, थीटा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन दैट इज नेगेटिव क्वांटिटी। इसका भी जो इंटरसेप्ट है वो c होगा, ये वाला जो पॉइंट है,
दैट इज सी, एंड स्लोप एज आई सेड इज माइनस एम। अगर इक्वेशन ले लिया हम लोगों ने y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, तो जो यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा ना, इसको जब एक्सट्रापोलेट करेंगे, इसको भी एक्सट्रापोलेट करेंगे, यहाँ पे जो आएगा दैट इज माइनस सी, दैट इज द इंटरसेप्ट वेयर x इक्वल्स टू जीरो तो y इक्वल्स टू माइनस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन रखा था, इफ डिफरेंट देयर वर डिफरेंट combinations of the straight line with negative slope, negative intercept, positive slope, positive intercept। एक इक्वेशन है जैसे y स्क्वायर इज टू 4x, तो ये कुछ ऐसा कर्व बनता है इसका, y स्क्वायर इज टू 4ax, दिस इज पैराबोलिक कर्व, ठीक है। और x स्क्वायर इज टू 4ay का कर्व कुछ ऐसा बनता है, y एक्सिस और x एक्सिस के लो, यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। एक और कर्व है xy इक्वल्स टू कांस्टेंट, हाइपरबोलिक कर्व बनता है ये, हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ड्रॉ किया है, ये सारे क्वाड्रेंट में बनता है, इन ऑल क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि ये सारे क्वाड्रेंट्स में बन रहा है। ये एक्चुअली में कर्व इसका कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो हम लोगों को जो काम है बस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही काम है, क्योंकि आप नॉर्मली जो प्लॉट करोगे वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, जो कि नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है। चलो, अगर ये सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस में, जो कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट जो है देख लेते हैं। So the gaseous state is characterized by the following physical properties। क्या क्या है? तो gases are highly compressible, gases exert pressure equally in all direction। जो मैं अभी बात कर रहा था, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है। Then next is gases have much lower density than solids and liquids, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इसका डेंसिटी बहुत कम होगा, इसीलिए नॉर्मली आपने देखा होगा जो गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, वैसे गैस के सिलेंडर्स में तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डाला ना, दैट इज एलपीजी। तो इसलिए लिक्विड जो है वो धीरे धीरे नीचे पहले बैठा हुआ रहता है, बिकॉज उसकी डेंसिटी कुछ है, ठीक है, देयर इज हाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन कंपैरिजन टू गैस। लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होने वाला रहता है ना गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर को आप खत्म होते हुए देखोगे तो वो बहुत हल्का हो जाता है, और उसमें जो लिक्विड है वो लिक्विड सारे के सारे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर एक गैस चेम्बर है हमारे पास, और या फिर एक कंटेनर है जिसमें गैस है, तो काफी दिनों तक उसको रखने पे, मतलब हजारों साल तक अगर आप उसको रख भी दोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे सेटल करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना कि डेंसिटी चेंज हो जाएगा उसका। तो रीजन उसका यही है कि दे हैव अ वेरी लोअर डेंसिटी and they rapidly move from one point to another. The volume and the shape of the gas are not fixed. These assume volume and the shape of the container. Okay? तो जो भी इसका वॉल्यूम है वो कंटेनर का ही वॉल्यूम हो जाएगा। फिर then gas mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aid. Okay? तो गैसेस का जो मिक्सचर होगा ना वो ऐसे ही मिक्स हो जाएगा, कोई दो गैस ला करके मिला देंगे तो मिक्स हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि जैसे लिक्विड में अलग अलग हो जाते हैं वाटर और ऑयल, राइट। तो गैसेस विल मिक्स ऑन देयर ओन विदाउट एनी मैकेनिकल एड, आपको मिक्स करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब चम्मच लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मिक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं द सिंप्लिसिटी ऑफ द गैस is due to the fact that forces of interaction between the molecules are negligible, right? So there is in fact ये assume किया गया कि gases के molecules जो हैं उनके बीच में मतलब जरा सा भी force of interaction नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि इनको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, and their behavior is governed by same general law which were discovered as a result of their experimental studies, ठीक है। तो जैसे कुछ कह रहे हो क्या सुप्रति?
ओके ओके ठीक है. So we have 11 elements in the periodic table which exist as gas. आपका जो पूरा का पूरा जीरो ग्रुप है वो आ रहा है जीरो ग्रुप. 17 ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन आ रहा है, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन और एक जो हाइड्रोजन है वो. ये सब जो है वो गैसेस में रहे. नेक्स्ट देखते हैं गैस लॉ. गैस लॉ में क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर डिफाइनिंग द स्टेट्स ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ अ डेफिनेट मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ लॉज देखना है. दीज लॉ विल गवर्न द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस कि वो गैस होगा या फिर वो लिक्विड होगा या फिर वो सॉलिड होगा. सो डेफिनेटली दिस इज गिवन फॉर द गैसेस. ठीक है, सो जैसे बॉयल्स लॉ है तो प्रेशर, बॉयल्स लॉ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है. देन वी हैव चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है. गेल यूजैक्स लॉ, वो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है. एंड एवोगाड्रोस लॉ विच इज वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ द गैस इज रिलेटेबल और द नंबर ऑफ द मोल्स इज रिलेटेबल. बॉयल्स लॉ देखो, बॉयल्स लॉ क्या स्टेटमेंट देता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वैरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम. ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. इट इज समथिंग लाइक कि जैसे बलून में आप एयर भरते रहते हो ना, तो आप एयर भर रहे हो तो उसका क्या मतलब? आप प्रेशर जो है वो उसमें दे रहे हो, राइट? अगर आप उसको कंप्रेस करोगे, अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाओगे कंप्रेस करके, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट? बट द थिंग इज कि ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? हमारे पास टेम्परेचर और मोल्स जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तब हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वेशन. सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V विच इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ लोगों को PV इज इक्वल्स टू K भी लिख सकते हैं वेयर K इज सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बॉयल्स लॉ का? बॉयल्स लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस है दैट इट मींस कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट. इस टर्म की बात कर रहे हैं, इस वाले टर्म की. ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया किसी भी गैस का, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल होगा वो कांस्टेंट होगा. कुछ भी प्रेशर ले लो, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, या फिर कुछ भी वॉल्यूम ले लो, प्रेशर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एडजस्ट कर जाएगा. ठीक है, सो इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T occupying a volume V1 at pressure P1 undergoes expansion so that the volume becomes V2 and the pressure becomes P2. ठीक है, किसी टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक वॉल्यूम और प्रेशर पे अगर हम लोग, हमारे पास गैस है और उसको चेंज करके हम लोगों ने P2 और P1 कर दिया है, तो रिलेशन बिटवीन P1 V1 और P2 V2 इज दिस कि since PV is equals to constant, then we can say कि P1 V1 is equals to P2 V2. Okay. So initial pressure volume का multiple is equals to final pressure volume का multiple. इसमें देखो हम लोग कर्व कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि PV is equals to constant है ना, तो PV is equals to constant का मतलब क्या है? ये कर्व बनेगा हाइपरबोलिक कर्व XY equals to constant वाला, राइट? तो P वर्सेस V का प्लॉट अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखो. ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये कर्व ना ऊपर चलता जाएगा. ठीक है, देखो जैसे 200 केल्विन पे ये कहाँ था, फिर 400 केल्विन पे कहाँ चला गया, फिर 600 केल्विन पे कहाँ चला गया. ठीक है ना, तो धीरे धीरे जो है आपका इंक्रीज होता जा रहा है. और भी कर्व है देखो, जैसे अगर मान लो P वर्सेस 1/V का प्लॉट किया हम लोगों ने,
ठीक है, अगर P वर्सेस 1/V का प्लॉट कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्यों आ रहा है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम लोग हटाएंगे तो P इज इक्वल्स टू K/V आएगा। So that is nothing but P is equals to K into 1/V, which is nothing but that is Y is equals to mx का कर्व। That is a straight line passing through origin, right? तो ये origin से पास करा और यहाँ पे हम लोग जो है इसको constant टेम्परेचर पे प्लॉट करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्लॉट किया था constant टेम्परेचर। So each line in this pressure versus volume curve is termed as isotherm। इनको isotherm बोल सकते हैं हम लोग, ये जो लाइन है, क्योंकि ये कांस्टेंट किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया। ये रेड वाला 600 पे, ग्रीन वाला 400 पे और ब्लू वाला 200 पे। अगर मान लो कि हम लोगों को रिलेशन बताना है इन द एबव कर्व, इफ यू हैव टू टेल द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3, तो ये कैसे बताएंगे? वेरी गुड शुभांकर, गोविंदा। वेरी गुड समन्वय, आपका भी सही है। यस सरिता, वेरी गुड। यस अदिति, यू आर ऑल्सो राइट। नो, हाँ नेहा, नहीं नेहा सवाल दे आप, थोड़ा और सोचो। हाँ बोलो। हम्म, कम हो रहा है प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे तब। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता, मैथमेटिकली दैट्स पॉसिबल। मतलब बेसिकली ये क्या है, ये एक फंक्शन है ना, फंक्शन मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आप उस कांस्टेंट को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर दोगे तो वो लाइन तो एक कांस्टेंट हो जाएगा ना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, राइट? वहाँ से हो जाएगा। तो हाँ, ये ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला आएगा ऑप्शन, दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, हम लोग इसको कैसे कैसे देख सकते हैं वो देखो। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग वॉल्यूम हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया, तो अगर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेने पे हो क्या रहा है आप देखिए, ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला लाइन है। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, नहीं? देखो 600 का प्रेशर, कलर कोडिंग भी सेम रख ही देते हैं, इसके लिए क्या दिक्कत है। रेड वाला का प्रेशर ये, ग्रीन वाले का प्रेशर ये आ जाएगा और ब्लू वाले का प्रेशर ये, है ना? तो ये जो आपका एक ये ब्लैक वाला लाइन है, दिस ब्लैक लाइन इज रिप्रेजेंटिंग कि वी हैव टेकन अ कांस्टेंट वॉल्यूम। एट दिस वॉल्यूम, एट दिस कांस्टेंट वॉल्यूम, आपका जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका प्रेशर भी ज़्यादा है ना? इसका भी देखो 600 का सबसे ज़्यादा प्रेशर, फिर 400 का, फिर 200 का। तो एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर योर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट? सो यहाँ पे भी हम लोग यही कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने इसमें एक कांस्टेंट
प्रेशर सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लाइन ले लिया तो क्या आ जाएगा? हाँ, ये ये हाँ, ये देखो, ठीक है। सो एज जैसे ऊपर हो रहा था वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, ऊपर वाले केस में, है ना, 600 वाला, और ये यहाँ वाले केस में। तो जिसका जिसका टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जैसे ये कर्व प्लॉट करके देखिए, पीवी वर्सेस पी का कर्व प्लॉट करके देखिए। बिल्कुल संदीप, गोविंदा आप भी सही बोल रहे हो। यस यस रितम, एब्सोल्युटली राइट। नेहा आपका भी सही है, वेरी गुड। तो पीवी तो आप हमारे पास जो पीवी का इक्वेशन है दैट इज सजेस्टिंग कि पीवी इज कांस्टेंट, राइट। हाँ, लीनियर आ जाएगा, बिल्कुल समझ में। तो पीवी अगर कांस्टेंट ही है तो आप पी बढ़ाओ वी बढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है, पीवी तो विल बी कांस्टेंट। तो दैट्स व्हाई इट विल बी पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस या पी एक्सिस जो है। अगर हमने इसमें टी थ्री टी टू टी वन दे दिया है तो आप या क्या ऑर्डर बता सकते हो टी वन टी टू टी थ्री का? कैसे बता रहे हैं? हम्म, एग्जैक्टली। बिल्कुल, या तो ऐसा देख लो या फिर ऐसा देख लो कि सिंस पीवी इज कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है तो वो ऊपर ड्रॉ हो रहा होगा, है ना, जैसे ये ऊपर ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इस पीवी का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, अगर पीवी का वैल्यू ज्यादा है तो टेम्परेचर का वैल्यू भी ज्यादा होगा। नहीं नहीं, इक्वल नहीं होगा, दे विल हैव T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, क्योंकि ये अलग अलग टेम्परेचर पे ड्रॉ ना, दीज आर आल्सो आइसोथर्म्स। हाँ हाँ, बस एक ही होता है। मैं यहाँ तीन अलग अलग टेम्परेचर लेकर के प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, तो दीज ऑल आर आइसोथर्म्स, राइट। और पीवी का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए T3 भी ज्यादा है, क्योंकि पीवी विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, राइट। आपको कुछ करना नहीं है यार, आपको इक्वेशन पता है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बोलो, ये इक्वेशन पता है ना? तो बॉयल्स लॉ कुछ कह नहीं रहा है, बॉयल्स लॉ बस यही कह रहा है कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ले लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया, तो पीवी कांस्टेंट आ गया। आप क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसलिए T1 T2 T3 का अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लो, पीवी जिसका ज्यादा होगा टेम्परेचर भी उसका ज्यादा होगा। यहाँ मैं N1 N2 N3 भी ले सकता था, N3 N2 N1, इसमें भी यही रिलेशन आता है कि नहीं? बोलो, पीवी इज टू एनआरटी से। हाँ, नहीं इसमें नहीं कर सकते, इसमें आपको कोई वैल्यू से करना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्लोप तो है नहीं इक्वेशन का। हाँ, एक मिनट में आपको, किसमें? हाँ, इसमें, इसी में तो, इसके लिए तो किया हम लोगों ने, यही वाला बी आया जिसका। हाँ हाँ, स्लोप से भी कर सकते हो यार, इक्वेशन लिखने का तो बहुत तरीका है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वन बाई वी, है ना। तो आपका ये कैसा कर्व है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स का कर्व है। अगर आपका m ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो जो आपको मैं एक तरीके से क्या बोल रहा हूँ, मैं बैक स्टेप बता रहा हूँ। हम लोग पहले ये नॉर्मली क्या हुआ कि हिस्टोरिकली ये लॉज आए, पहले बॉयल्स लॉ आया, चार्ल्स लॉ आया, फिर गेज ल्यूजॉक लॉ आया, फिर एवोगाड्रो लॉ आया, ये सब लॉ आने के बाद ये इक्वेशन आया है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो पता है ना पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, हम हिस्ट्री में थोड़ी जी रहे हैं, हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व करके पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और वहां से हम लोग रिलेशन भी निकाल सकते हैं, है ना। फिर जैसे मान लो log p वर्सेस log 1/v अगर प्लॉट करें तो कैसा आएगा ये कर्व, देखो। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं आई डोंट थिंक सो गोविंद, ओरिजिन से तो पास नहीं करेगा। हम्म, ना ना इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्यों होगा? अरे बाबू का क्या क्या लगा रहे हो, ना ना, इतना इतना ज्यादा नहीं सोचना है, बस इतना देख लो यार, p इज इक्वल्स टू k बाई, है ना, मतलब k बाई v की जगह हम लोग क्या, k 1/v, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो log p इज इक्वल्स टू log k प्लस log 1/v, हम लोग को यही प्लॉट करना है ना, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज y इज इक्वल्स टू c प्लस mx, हाँ, प्लस ही होगा ना यार, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ वही, उसी का तो निकालना है, 1/v का निकालना है, log 1/v। ठीक है, तो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका log k और स्लोप हो जाएगा 1, तो यस रितम यू आर राइट, आपका जो कर्व आएगा वो ये कर्व जो है क्या, ये ऐसा कर्व आएगा। तो ये आ गया आपका y इंटरसेप्ट इज log k, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि आपका log k इज नथिंग बट दैट इज log nrt, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ओके ठीक है गोविंद, तो देखते हैं। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड रिदम। अब सही आ रहा है गोविंदा, गुड। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा क्या चल रहा है। हाँ, 1,
तो इसमें आंसर जो है वो आपका बी आएगा, विच इज 6 atm, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द प्रेशर। न्यू प्रेशर नहीं पूछा है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द प्रेशर। तो न्यू प्रेशर आपका वो 8 atm तो आ जाएगा, लेकिन इनिशियली तो 2 atm था ना प्रेशर। तो ये 2 atm से 8 atm चला गया, कितने का इंक्रीज हुआ, तो भाई 6 का इंक्रीज हुआ, दैट्स वाई बी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इज नथिंग बट दैट इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है, मैं अब हम लोगों को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पता है नहीं। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल्स टू एन आर बाई पी इंटू टी, राइट। तो अगर चार्ल्स लॉ ये कह रहा है कि अगर हम लोग एक फिक्स्ड मास का गैस ले लें एट कांस्टेंट प्रेशर ले लें, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट कर दिया, एन कांस्टेंट लेके और पी कांस्टेंट ले लेके, राइट। तो तब इस टाइम पे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा ही आएगा, right? So that is what they are talking about. So they are saying that the volume of the gas increases on increasing the temperature and decreasing on cooling, right? Or for each degree in rise of the temperature, the volume of the gas is increased by 1 by 273.15 of the original volume of the gas at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी नॉट, तो अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस लूंगा, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज वी नॉट, तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा आपका वी नॉट प्लस 1 by 273.15 इंटू वी नॉट। ठीक है, फिर सिमिलरली वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा वी नॉट प्लस 2 by 273.15 वी नॉट। वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा वी नॉट प्लस 3 इंटू 273.15 वी नॉट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर जितना डिग्री बढ़ाते जाओगे वो उतना डिग्री तक इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सो ये जो भी फैक्टर से चेंज हो रहा है हमारा वॉल्यूम, या फिर जो भी फैक्टर से इंक्रीज हो रहा हो हमारा वॉल्यूम, वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आपका 1 by 273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, जो 0 डिग्री पर था उसका ही 1 by 273.15। दैट इज द रीजन वाई वी हैव टेकन द स्केल ऑफ द केल्विन टेम्परेचर टू बी 273.15। वो वहीं से स्टार्ट होता है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15। तो अगर इसी ऐसा एक इक्वेशन आया, ठीक है, मान लो कि गैसेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक इक्वेशन आया, जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स थे वो सारे रिजल्ट्स को इटरेट करके हम लोगों ने क्या किया, एक इक्वेशन में पुट कर दिया, और ये जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी यही इक्वेशन से जो है आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो, अगर मैं टेम्परेचर रख दूं -273.15, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो वॉल्यूम कितना आएगा, जीरो आएगा वॉल्यूम। इसका मतलब है कि -273 पे वॉल्यूम इज बिकमिंग जीरो, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि वहां पर कोई भी गैस का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, दे ऑल हैव कम टू रेस्ट, दे हैव ऑल कम एंड सेटल डाउन, और सभी के सभी एक जैसा ही बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई जो हमारे पास केल्विन का जो स्केल है ना, दैट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 273.15। ठीक है, ये यहीं से आया है, ये चार्ल्स लॉ से ही आया है। ठीक है, इसमें जो 1 by 273.15 है, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ओवरऑल अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है, तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड
मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें हम लोग, ठीक है। तो अगर v वर्सेस t का कर्व प्लॉट करेंगे तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि आप यहाँ से इस इक्वेशन को लिख सकते हो कि v इज इक्वल्स टू के टी, जो कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स का कर्व है, राइट। और यहाँ से हम लोग जो है इसको p1 ले सकते हैं, p2 ले सकते हैं, p3 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कांस्टेंट प्रेशर पे कर्व प्लॉट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोबार, ठीक है। ईच एंड एवरी लाइन इज कॉल्ड एज आइसोबार। अगर मान लो कि मुझे रिलेशन निकालना पड़े कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3, बताओ क्या। लेस देन कौन होगा, सबसे सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ कहाँ हो। हाँ वेरी गुड, P3 में होगा। बाकी लोगों को समझने देते हैं क्या कर रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा मैं क्या होता है, आप देखो खुद से। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक तो या तो कांस्टेंट ले लो कुछ लाइन, या तो फिर स्लोप देख लो PV इज इक्वल्स टू NRT से, वहां से भी आ जाएगा। तो कैसे करेंगे आ रहा है सबका या फिर नहीं आ रहा है किसी का, बताओ। आ गया ना, ठीक। तो मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे ऐसे, ये लाइन ड्रॉ कर लिया तो मुझे दिख गया कि दिस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, एक कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है, तो जिसका प्रेशर कम है या फिर जिसका वॉल्यूम कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई P3 is greater than P2 is greater than P1, ये रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज Gay-Lussac's law. It suggests that कि pressure is directly proportional to temperature. How is that so? He suggests कि जो हमारे पास equation है PV is equals to nRT, वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P is equals to nR by V into T. So what we need to do is we need to make sure कि हमारा moles और volume is constant, ठीक है, ये दोनों constant हो जाए। तो अगर मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लोग स्टेटमेंट भी हम लोग देखो यहीं से लिख सकते हैं, अगर मान लो एग्जामिनेशन में भूल गए तो क्या लिख सकते हैं कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा गे-लुसाक्स लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। So pressure is directly proportional to temperature, so that will be P1 by T1 is equals to P2 by T2, इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। इसका जो कर्व आएगा हमारे पास प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, वो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर जैसा ही आएगा जैसे ऊपर आ रहा था, ठीक है। और वहाँ पे भी जो हमारा रिलेशन आया था वो आप ये रिलेशन देख सकते हो, ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग भी यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं जो वहाँ पे किया था, और क्या किया था वहाँ पे कि भाई एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, जिसका वॉल्यूम जिसका प्रेशर कम है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, ठीक है। तो प्रेशर कम है V4 वाले का तो V4 का वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उठाया है या फिर कर्व ड्रॉ किया है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रापोलेशन दिख रहा होगा आपको इस जगह पे, ठीक है, डॉट 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 दिख रहा होगा। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि इसके बाद जो है और फिर फर्दर हम लोग टेम्परेचर और कम नहीं कर पाए होंगे इस गैस का, इसलिए ऐसा किया होगा। या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसलिए हम लोग जो है कर्व यहाँ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, है ना।
समझ रहे हो ना, किसी एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम लोग जो कर्व है वो प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये यहाँ से बीच से स्टार्ट हुआ है, कहीं से बीच से स्टार्ट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि ये जो हम लोगों ने टेम्परेचर ड्रॉ किया है ना, ये टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट स्केल में नहीं है। अगर इसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल में ड्रॉ करेंगे तो इसमें भी वैसा ही बनेगा जैसे ऊपर में बन रहा था, कि ये कर्व भी कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हम लोग केल्विन में ले रहे हैं, मान लो कि ये हो गया 0 डिग्री, जीरो केल्विन का, विच इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए यहाँ पे प्लॉट जो हम लोग नहीं कर पाएंगे वॉल्यूम के लिए। सिमिलरली प्रेशर के लिए भी प्लॉट नहीं कर पाएंगे। रहेगा ही नहीं, एग्जैक्टली वही पॉइंट है, वो गैस 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 ही नहीं रहेगा, है ना, वो कुछ और हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या कंप्रेस हो जाएगा, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली बिहेव कुछ शो करेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्लॉट हम लोग नहीं कर पाएंगे। किसी एक सर्टेन पॉइंट से हम लोग प्लॉट करना स्टार्ट कर पाते हैं, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो आप लिक्विफाई कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को 30 डिग्री पे आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है, आराम से। तो अब आप उसका टेम्परेचर और कम करते जाओगे तो वो धीरे धीरे जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, होता जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बस टेम्परेचर कम करने पे ही होगा, प्रेशर भी कम करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली, ठीक है। सो देयर आर मेनी गैसेस व्हिच कैन नॉट अचीव टेम्परेचर बिलो 100 केल्विन, ठीक है, 100 केल्विन के नीचे नहीं जा सकते बहुत सारे गैसेस। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में प्लॉट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग हर कर्व को आइसोकोर कह रहे हैं। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। सो ईच लाइन इज आइसोकोर। एवोगाड्रोस लॉ देखो, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोल रहा है, अब फिर से वही मैं इक्वेशन वही उठाऊंगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे अगर हम लोगों को स्टेटमेंट देखना है तो स्टेटमेंट देखने के लिए v को एक साइड रहने दो, n को यहाँ रहने दो, r और t को इधर और p को नीचे ले जाओ, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या होगा इसका, स्टेटमेंट ये होगा कि फॉर एनी गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, राइट, जो कि लिखा हुआ भी है, यही है, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉर ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इनडायरेक्टली वही चीज है। यहाँ देखो जैसे हम लोगों ने एस डिफाइन किया है, एस पे जो वॉल्यूम हमारा आया था वो 22.7 आया था, एनसीईआरटी में भी लिखा है, आप एनसीईआरटी का कंटेंट देख सकते हो, जाकर के आप ढूंढ सकते हो कि एनसीईआरटी में है ये, मैं बता देता हूँ आपको एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। You will have to give me few moments for that. ये आपको पेज नंबर 144 में मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 11 पेज 144। अब यहाँ पे जाकर के स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो देख सकते हो। सो द डेफिनेशन स्टेट्स दैट ये 273.15 केल्विन होना चाहिए विच इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, और 1 बार जो है वो प्रेशर होना चाहिए फॉर एसटीपी। और उसमें एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और डेकेड ओल्ड जो प्रेशर था हमारे पास या फिर डेकेड ओल्ड जो डेफिनेशन था उसको चेंज किया गया है रिसेंटली, इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, इवन एनसीईआरटी में भी कुछ चेंजेस जो है आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट।
सो हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ डाटाज है हमारे पास कि आप वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर देखो, नॉर्मली आना चाहिए था 22.7, 22.71, लेकिन कुछ कुछ गैसेस का ज़्यादा आता है, कुछ कुछ गैसेस का कम आता है, बिकॉज नॉट एवरी गैस इज एन आइडियल गैस। आइडियल गैस जो है वो थियोरेटिकली इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली जो है कुछ गैसेस हैं जो कि आइडियली बिहेव करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड प्रेशर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा उस गैस में, जैसे आर्गन का देखो 22.37 आता है, कार्बन का 22.54 आता है, डाई नाइट्रोजन का 22.67 आता है। दिस इज द मोस्ट क्लोज टूवर्ड्स द क्या बोल सकते हैं आइडियल गैस। सिमिलरली डाई हाइड्रोजन का देखो 22.72, ये भी दैट इज टू क्लोज टूवर्ड्स बीइंग एन आइडियल गैस, राइट। सो डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन आपका जो है दैट इज मोर टूवर्ड्स stand ideal gas, ठीक है। so the most ideal gas is either dinitrogen or dihydrogen। फिर आइडियल गैस का आपका 22.71 ही आएगा, एग्जैक्टली यही होगा। बट द थिंग इज कि नोट पॉइंट करने का हमारा ये, जैसे मैंने बोला द गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, ये तीन लॉ अगर फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली तो इट इज कॉल्ड एज एन आइडियल गैस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बढ़िया। आपको क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे देंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द आइडियल गैस विल नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड गेज-लुसाक्स लॉ। तो द आंसर विल बी गेज-लुसाक्स लॉ, ठीक है। तो ये आइडियल गैस आपका होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि सच गैस इज एन हाइपोथेटिकल, सच अ गैस इज हाइपोथेटिकल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज assumed that intermolecular forces are not present between the molecules of an ideal gas, ठीक है। ये आइडियल गैस का एक वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर देन द रियल गैस फॉलोज these law under certain specific condition when forces of interaction are practically negligible, ठीक है। तो नॉर्मली रियल गैस जो जैसा बिहेव करते हैं आइडियली वो कब करेंगे, वो आपका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में, ठीक है। तो नॉर्मली द रियल गैस बिहेव्स आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोल दी ये हम लोग प्रूफ भी देखेंगे इसका कैसे प्रूफ होता है आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में क्या रिलेशन, ठीक है। आपका जो टास्क है वो टास्क है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 18 तक घर पे ट्राई करना, ठीक है।